I'm audible, guys. Yes, sir. Okay. ओके। आई गेस वो 33, 34, 35 वाला क्लियर नहीं था, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। फिर वी कैन गो टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जस्ट फॉर माय कंफर्मेशन, आई वांट टू स्टार्ट विद आर्टिकल 33, 34, 35। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद इट। Okay, my screen is visible to everyone. Is my screen visible? Okay, ठीक है, बढ़िया। हमारा ऑलमोस्ट पार्ट थर्ड तो हो ही गया अपना, मतलब फंडामेंटल राइट्स इज डन। उस दिन एक्सेप्शन वाला सब मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार और बताना, तो मैं बता दे रहा हूँ। पार्ट थर्ड में वी हैव आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ये। अब आप लोग अगर एक चीज सोचो, अगर पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 है, ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये आर्टिकल 32 जो हमने पढ़ा था, दैट्स विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो करके, गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 32 पे क्यों लिखा है? क्योंकि अगर मैं बैकबोन फिलोसॉफी से जाऊं, जैसे आप कभी बैकबोन बोलते हो किसी चीज को, तो यूजुअली बैकबोन कहाँ पे मिलेगी आपको? यू विल फाइंड इट एट द बैक ऑफ द बॉडी। बैकबोन इज द बोन एट द बैक ऑफ द बॉडी। उसी हिसाब से मैं आर्टिकल 32 की प्रोटेक्शन है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अब्रीच, कॉन्ट्रावीन या वॉयलेट होता है, तो आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी फंडामेंटल राइट वापस से एनफोर्स करा सकते हैं। लेकिन एक बात सोचो ना, पार्ट थर्ड तो 35 तक है, तो आपको नहीं लगता प्रैक्टिकल हिसाब से आर्टिकल 35 को सुप्रीम कोर्ट वाला आर्टिकल होना चाहिए था? ये साइड वाला होना चाहिए था। ये 32 क्यों रख दिया आगे? इफ अगर 32 पहले रख दिया है, तो मतलब जो आर्टिकल 32 है वो वन, जो भी आपका आर्टिकल है 12 से लेके 32 को प्रोटेक्ट करता है, इतना जोन प्रोटेक्ट करता है। देन व्हाट अबाउट आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35? ये पांचों का क्या? क्योंकि अगर आर्टिकल 32 पहले है और ये सब बाद में है, तो मतलब आर्टिकल 32, 33, 34, 35 को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये नहीं करता है एक्चुअली। ये जो पहले वाला है, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 32, इन सबको करता है। बट आर्टिकल 33, 34, 35 आर नॉट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस आर नॉट। आर्टिकल 33, 34, 35 are not under protection आर्टिकल 32। क्यों पता है? क्योंकि आर्टिकल 33, 34, 35 एक्चुअली में एक्सेप्शंस है। ये सारे के सारे एक्सेप्शंस है। ये आर्टिकल आपके कोई प्रोटेक्शन के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज आर्टिकल 33? आर्टिकल 33 में आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो पार्लियामेंट लॉ से, पार्लियामेंट में बाय लॉ रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यूजुअली सारी जो फंडामेंटल राइट्स है सबको अवेलेबल होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया को। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो लॉ बना के रिस्ट्रिक्ट कर देगा एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कुछ लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, लॉ बना के पार्लियामेंट ये डिक्लेयर कर सकता है। मतलब बेसिकली वो फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ कर रहा है। इफ यू आर सेइंग, तो ये कुछ लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स को हटा दे रहा है, वेव ऑफ कर रहा है। तो ऐसे कौन से प्रोफेशन है जिसके लिए फंडामेंटल राइट्स के वेव ऑफ कर रहा है या हटा रहा है? और क्यों कर रहा है? मेंबर्स जो होते हैं ना आर्म्ड फोर्सेस के, या फिर कोई भी ऐसे फोर्सेस जो पब्लिक ऑर्डर का ध्यान दे रही है,
या फिर इंटेलिजेंस की बात कर लो तुम, रॉ वगैरह, इन सबको पार्लियामेंट लॉ से रोक सकता है फंडामेंटल राइट अप्लाई होने से। क्यों पता है? क्योंकि ये लोगों के पास देश की कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और इनको इनकी ड्यूटी कैरी ऑन करने के लिए ये करना पड़ता है। ये अपना काम अच्छे से कर पाए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के इसमें रहे, इसके लिए इनकी फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट करनी रहती है, जो कि आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? इफ इट इज क्लियर रेज योर हैंड्स। ओके, ओके, नाइस। ज्योत, मधुरा, सलाका एंड रिया, आप दोनों को इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 33 का काम था। अब देर इज आर्टिकल 34, जो आपका आर्टिकल 34 है। उसमें क्या होता है? पहले क्या, मैं आपको बैरक दिखाई देता हूँ, नहीं तो बैरक से कैसे नहीं किया हमने। Just a minute. ये देखो, आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट to modify the rights conferred by their part in application to forces. Parliament may by law, just a minute. Parliament may by law determine to what extent any right conferred by this part shall in their application to members of armed forces, members of forces charged with maintenance of public order, person employed in bureau or other organization by state for purpose of intelligence or counterintelligence, purpose employed in connection with telecommunication system IB वगैरह, मतलब इनको be restricted or abrogated so as to ensure proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them। ये इसलिए करना पड़ता है ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पाए। ठीक है? क्या ये बैरक में दिखा सबको, आप लोगों को? बैरक था विजिबल मेरा? सॉरी, मैं पूछना भूल गया। वॉज माई बैरक विजिबल गाइस? नो सर। सब पहले दिख रहा था बट अभी गायब हो गया मेरे लिए भी। के प्रीति, आपको दिखा क्या? एक मिनट, जब अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो उसमें बेसिकली जो मैंने हाईलाइटेड पार्ट है वही मैं वापस बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो, Article 33, power of Parliament to modify the rights conferred by their part in their application to forces. Parliament may by law to what extent on any right conferred by this part application to, किस किस को रोकना चाहे तो रोक सकता है। Members of armed forces या forces charged with maintenance of public order, या कोई भी ऐसा ब्यूरो इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस का, या फिर आईबी टेलीकम्युनिकेशन वाले, be restricted or abrogated so as to ensure proper discharge of duties and maintenance of discipline among them। वो अपना काम अच्छे से कर पाए, बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई प्रॉब्लम के। इसके लिए ये चीज की गई है, ठीक है? ताकि उनको अपने ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आर्टिकल 34 एक बार और बता रहा हूँ, देखो। अब नॉर्मल केसेस ऐसा होता है कि इंडेमनीफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ गर्ल, प्रीति है हमारी, और फिर एक साइड जोत है। मान लो प्रीति और जोत के बीच में प्रीति ने साइन किया एक इंडेमनीफाई बॉन्ड। प्रीति साइंड एंड इंडेमनिटी बॉन्ड। प्रीति ने इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया जोत के साथ, ठीक है, विद जोत। अब इसमें क्या होगा? अगर जोत कोई भी मिस्टेक करती है, इफ जोत डज अ मिस्टेक, तो उसके लिए जोत विल नॉट पे, उसके लिए प्रीति विल पे, क्योंकि प्रीति ने इंडेमनिफिकेशन बॉन्ड साइन किया हुआ है। ठीक है? ये होता है। अब आर्टिकल 134 में पार्लियामेंट को पावर दिया हुआ है कि पार्लियामेंट जो है इंडेमनीफाई कर सकता है। बेसिकली पार्लियामेंट कोई भी ऑफिसर ऑफ द यूनियन होगा ना, रुको, इसको यहाँ करते हैं।
आर्टिकल 34 में पावर दिया हुआ है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, लॉ के हिसाब से अगर इंडिया के कोई भी टेरिटरी में मार्शल लॉ लगा रहेगा, तो मार्शल लॉ लगा रहेगा अगर इंडिया के कोई भी टेरिटरी में, इन एनी टेरिटरी, इंडिया के कोई भी टेरिटरी में अगर उस टाइम मार्शल लॉ लगा रहेगा, और उस टाइम पे मार्शल लॉ के टाइम पे कोई ऑफिसर है यूनियन गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, वो अपनी ड्यूटी करते टाइम तुम्हारी फंडामेंटल राइट छीन लेता है, मतलब कैसे भी तुम्हारी फंडामेंटल राइट ब्रीच कर देता है, तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते, मतलब तुम आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। उस केस में ये जो ऑफिसर ने तुम्हारी फंडामेंटल राइट ली है, इसको आंसर नहीं करना है। ही इज नॉट आंसरेबल। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ से उसको इंडेमनीफाई कर दिया है। पार्लियामेंट ने लॉ से उसको इंडेमनीफाई कर दिया है, ये आर्टिकल 32 में। मार्शल लॉ बेसिकली तब लगाया जाता है देश की सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा हो, इस टाइम पे गवर्नमेंट हटा दी जाती है, मतलब आईएएस ऑफिसर को घर भेज दिया जाता है, और उस टाइम पे पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस देखती है नहीं तो मिलिट्री देखती है, उस टाइम पे आपका स्टेट हो जाता है पुलिस या मिलिट्री स्टेट। दिस इज नॉट सेम एज इमरजेंसी। अगर कोई भी देश के साइड में मार्शल लॉ लगा है और उस टाइम पे कोई भी ऑफिसर ऑफ यूनियन ने तुम्हारी फंडामेंटल राइट ब्रीच कर दी, वायलेट कर दी, तो वो ऑफिसर आंसरेबल नहीं है कोई भी जगह पे, और तुम भी आर्टिकल 32 नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको इंडेमनीफाई कर दिया है। इसीलिए आप लोग याद करो, जब जलियांवाला बाग में हुआ था ना मसाकर, डायर ने किया था, जनरल डायर ने, उसको कोई भी कोर्ट में आंसर नहीं देना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब वगैरह में मार्शल लॉ लगा हुआ था। ये बात सबको समझ में आई? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। ओके, ठीक है। जोत, मधुरा, क्लियर। रिया, शलाका, प्रीति, आप लोग को क्लियर है ये? एक बार रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये एक चीज थी। ठीक है। अब एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, इसको आफ्सपा से मत कंफ्यूज करना। आफ्सपा इज टोटली डिफरेंट। Armed Forces Special Powers Act is totally different. It is not example of martial law. It is not an example of martial law. ये मार्शल लॉ का कोई भी हिसाब से एग्जाम्पल नहीं है। इस केस में द गाय इज आंसरेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मार्शल लॉ में तो आंसरेबल ही नहीं था। अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आंसरेबल नहीं है, लेकिन आसपा लगा है और उस टाइम पे ऑफिसर ऑफ द यूनियन ने कुछ किया, तो उसको कोर्ट में आंसर देना पड़ेगा। इसके लिए ये एग्जाम्पल नहीं है। बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ने एक भी बार मार्शल लॉ नहीं देखा है, दैट इज अ गुड थिंग। इंडिपेंडेंट इंडिया हैज नेवर सीन मार्शल लॉ। ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग। इंडिपेंडेंट इंडिया हैज नेवर सीन अ मार्शल लॉ। अब आर्टिकल 35 क्या करता है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 बेसिकली याद रखो, सिर्फ पार्लियामेंट बोलता है, पार्लियामेंट ओनली। पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है लॉज बना सकता है। कौन बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट, वर्ड इज ओनली। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है लॉ। कुछ आर्टिकल्स पे, जैसे 16 क्लॉज 3 पे, जो रिजर्वेशन के जॉब्स में बात करता है। 32 क्लॉज 3 सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन से। 33 कि पार्लियामेंट, ये वाला जो 33 देखा हमने अभी, कि अब्रिज वगैरह कॉन्ट्रावीन कर रहा है, एक्सेप्शन से रिलेटेड वाला रिस्ट्रिक्ट करना है अगर फंडामेंटल राइट, तो कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है, लेजिस्लेचर और स्टेट नहीं। और आर्टिकल 34, ये तीनों आर्टिकल से रिलेटेड लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। कि अब मान लो तुमने लॉज में लिखा हुआ है पनिशमेंट ना, फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंसेस इन दिस पार्ट। मान लो कि पार्ट 3 में चीजों को आपने ऑफेंसेस बोला है। ठीक है। तो वो उन ऑफेंसेस के लिए आप किधर से बनाओगे, मतलब उस लॉज के हिसाब से ऑफेंसेस कौन से होंगे, और उस ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट क्या होगी, व्हाट वुड बी द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंसेस, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बाय लॉ बना सकता है। कोई भी जो जगह पे ऑफेंसेस लिखा है ना पार्ट 3 में, उन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट क्या होगी, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। और ये वाले आर्टिकल के लिए ये इसलिए किया गया है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को इसलिए दिया गया है कि ताकि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी रहे।
ऐसा ना हो कि इंडिया के अलग पार्ट का कुछ और बन रहा है और यहाँ का कुछ और बन रहा है, पूरे इंडिया में लॉ यूनिफॉर्म रहे। इसके लिए पार्लियामेंट को ही ये पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट जो जो जगह पार्ट थर्ड में ऑफेंसेस लिखा है उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी वो सिर्फ पार्लियामेंट बाय लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। ये इसलिए ताकि पूरे इंडिया में लॉ में यूनिफॉर्मिटी रहे। क्या ये चीज क्लियर है आप लोग को? इज आर्टिकल 35 क्लियर? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। ओके, प्रीति को क्लियर, प्रिया को क्लियर, मधुरा जोत शलाका के मधुरा जोत शलाका, ठीक है। वेरी नाइस। अब वी आर मूविंग टू, विद दिस वी आर डन विद, सॉरी, आर्टिकल 32, द मेन पार्ट, जो अब पूरा बोलता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन करके। फंडामेंटल राइट्स आर डन, बस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, फिर वी कैन मूव टू डीपीएसपी। अब ये ना थोड़ा ध्यान दो, क्यों पता है? ये क्वेश्चन आते ही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे बहुत चीजें मैं तुमको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये हम सारी चीजें जो करेंगे ना ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौरान की बातों से शुरू करेंगे। जब मेरे को ये टॉपिक पढ़ाना रहता है आई विल गो टू बैकड्रॉप ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया था ना, मैं उस केस में जाने वाला हूँ। तो आई एम गोइंग टू इंडिपेंडेंस इंडिया, फॉर एग्जाम्पल बैकड्रॉप ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात कर रहे हैं हम। आजादी मिलने के बाद वाले इंडिया की बात कर रहे हैं हम। अब द थिंग इज, इसमें तीन चीजें इंटरप्ले करने वाली है। एंड द थ्री थिंग्स आर, एक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, दूसरा उस टाइम की पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या थी हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। उस टाइम का पॉलिटिकल डायनामिक्स वो भी कुछ रोल प्ले करेगा, और तीसरा रोल रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का भी रोल। ये तीनों के बीच में इंटरप्ले होने वाला है एंड इट विल बी वेरी फन, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज पहले ही बता दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एक कॉन्फ्लिक्ट है अंदर से ही, और एक्चुअली बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। क्या आप लोग में से किसी को आर्टिकल 13 याद है? क्या रेज योर हैंड अगर आर्टिकल 13 याद है। ओके मधुरा, यस मधुरा, आर्टिकल 13 बताओ। Yeah. So Article 13 actually explains that what can be considered as law. It defines the law जो हम लोग emphasize करने वाले हैं आगे. और कैसा, मतलब जुडिशियल रिव्यू के बारे में कुछ नहीं Judicial बताया? review. Yeah, judicial review के बारे में it explains the law. करेक्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट जुडिशियल रिव्यू। और कोई मेरे को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा क्या? लाइक मधुरा ने थोड़ा सा, या प्रीति आपको आता है? सर मेरा नेट बहुत खराब है तो वो सब बफर हो रहा था, मैंने सुना ही नहीं मधुरा ने क्या बोला। पूछ रहा हूँ कि आर्टिकल 13 क्या करता है प्रीति? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जस्ट वही चीज है। बट आर्टिकल 13 अगर आप देखोगे ना तो आर्टिकल 13 में सिंपल लिखा हुआ है कि जुडिशरी के पास पावर है, जुडिशरी कोई भी लॉ चेक कर सकता है और कोई भी लॉ को डिक्लेयर कर सकता है नल और वाइड, यही लिखा था। जुडिशियल रिव्यू की पावर यही होती है। अभी मैंने आपको आर्टिकल 368 नहीं बताया, बट आर्टिकल 368 में क्या लिखा है मैं बताता हूँ। आर्टिकल 368 में लिखा है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ को चेंज कर सकता, मतलब पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्या लिखा है आर्टिकल 13 में, कि अगर तुमको जो अमेंड करना है करो, लेकिन तुम्हारा फंडामेंटल राइट को छीनना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी एक्शन या कोई भी अमेंडमेंट, तुम ऐसा कुछ भी चीज करोगे जो पार्ट थर्ड को छुएगा, तो जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू करके उस लॉ को, मैं एक इजी वे में बताता हूँ इसको थोड़ा, जस्ट गिव मी। मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, आर्टिकल 13 ये बोलता है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस लॉ को जुडिशरी नल और वॉइड कर सकता है। क्या ये याद है आप लोगों को? यही तो जुडिशियल रिव्यू है। क्या ये याद है? रेज योर हैंड जिन जिन को याद है।
ठीक है। सर, हाँ आपने बैकड्रॉप ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का बताया था लास्ट लेक्चर में। हाँ पता है मेरे को, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग वापस से क्योंकि मेरे को कनेक्ट करना है जो नहीं थे उसके लिए भी। ठीक है। अच्छा, ओके सर। हाँ अभी देखो, आर्टिकल 13 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है, अब देखो मैं जो दिखा रहा हूँ उस पे ध्यान दो। पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा तो जुडिशरी उसको नल और वॉइड कर सकती है, उसमें यही बोला है। और दूसरी जगह आर्टिकल 368 में ये लिखा है कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है अमेंडमेंट। तुमको नहीं लग रहा ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है? एक जगह लिख रहा है कि कुछ भी लॉ नहीं बना सकती, फंडामेंटल राइट लिमिट कर रहा है, दूसरे जगह लिख रहा है कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। यही वो कॉन्ट्राडिक्शन है जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलता है कि ये पहला स्टेटमेंट देखोगे तो आर्टिकल 13 को पढ़ के ऐसा लगेगा कि आर्टिकल 13 बड़ा है आर्टिकल 368 से, लेकिन फिर वापस पढ़ोगे तो तुमको ये लगेगा नहीं, आर्टिकल 13 छोटा है और आर्टिकल 368 बड़ा है। दिस इज द इनहेरिट कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये याद रखो अभी के लिए, देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये हमको पहले नोटिस में नहीं आया, ये चीज ना हमने एक्चुअली ध्यान नहीं दी थी कि यार आर्टिकल 13 तो बोल रहा है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकता, उसको लिमिट करता है फंडामेंटल राइट, लेकिन आर्टिकल 368 बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो लॉ चाहे बना सकता है। अब हमारा ध्यान वहां पे गया नहीं था, लेकिन हुआ क्या, कंट्री को आजादी मिली, देयर वाज इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिशर्स इस देश को छोड़ के गए ना तो सब लूट के गए थे, सोनी की चिड़िया सिर्फ एक चिड़िया हो गई थी। कंट्री वाज इन वेरी डायर स्टेट, उनको चाहिए था डेवलपमेंट। नेहरू जी को बोला कि डेवलपमेंट चाहिए, नेहरू जी ने बोला टेंशन नहीं लेने का, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सब बनाएंगे। नेहरू जी को मैंने बोला सर ये सब करने के लिए तो आपको लैंड चाहिए ना, जमीन, जमीन पे ही तो बनाओगे रोड रेलवे हाईवे। तो नेहरू जी वेंट टू लैंडलॉर्ड्स। उस टाइम पे जो जमीन है जमींदार के हाथ में थी ज्यादा से ज्यादा, और जब नेहरू जी वेंट टू जमींदार की भाई जमीन दे दो थोड़ा डेवलपमेंट करना है, लैंडलॉर्ड ने मुस्कुराया और बोला नहीं बेचेंगे, हम तुमको नहीं दे रहे, नॉट सेलिंग। रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको याद है तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी करके, आर्टिकल 31। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था, वो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन देख लो आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, हम नहीं देंगे। नाउ नेहरू जी वाज वेरी परेशान। जवाहरलाल नेहरू वेंट टू सर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर सर ने बोला टेंशन काय को लेने का, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, लेट्स अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर देते हैं। और ये चीज सही करने के लिए दे डिड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1951। इसमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 3 आर्टिकल्स डाले गए, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल। ये 3 चीजें डाली गई बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये तीनों इंसर्ट किया गया। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये तीनों में क्या है। यहाँ तक मेरे साथ हो सब? स्टोरी इज क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड। शलाका, प्रीति, मधुरा, जोत, रिया, रक्षित, क्लियर है यहाँ तक? रेज योर हैंड्स वंस अगर यहाँ तक मेरे साथ हो। रक्षित, ठीक है, आई होप रक्षित is able to। अब आर्टिकल 31A में क्या था, तो आप लोग को अभी याद रखना है कि आर्टिकल 31 था जो सिर्फ वो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, उस टाइम पे था ये कि प्रॉपर्टी आप किसकी ऐसे ही नहीं छीन सकते, ये है। इसको गो अवे करने के लिए ये आर्टिकल 31A, 31B और 9 शेड्यूल लाया। आर्टिकल 31A में लिखा हुआ था कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी, वो लॉ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए होंगे। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है और वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए होगी, तो भी अगर वो लॉ वायलेट करेगा 14,
19 और 31 को, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए और वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14, 19 और 31 को, तो भी उसको नल और वाइड नहीं करोगे, देन ऑल्सो इट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड नल और वाइड। पहले लिखा था जुडिशियल रिव्यू में कि कोई ऐसा लॉ बनाती है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट गई तो नल और वाइड। 14, 19, 31 तो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 31 ए में लिख दिया कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए, और अगर वो फिर भी ब्रीच करेगी ये तीन फंडामेंटल राइट, तो भी उसको नल और वाइड नहीं करोगे। क्या 31 ए समझ में आया सबको? रेज योर हैंड्स वंस। आर्टिकल 31 ए जिसको समझ में आया एक बार हाथ उठा दो प्लीज। ओके, मधुरा, शलाका, ठीक है, ज्योत, प्रिया, प्रीति, रक्षित, आप दोनों को। प्रीति, नहीं सर। ओके ठीक है। देखो, आर्टिकल 31 ए में सिंपल ये लिखा हुआ है ना, तुम मेरे को ये बताओ जुडिशियल रिव्यू में क्या लिखा था? तुम कोई भी चीज ऐसे नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करे। अगर फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करेगा तो जुडिशरी उसको नल और वाइड करेगा। मेरे को ये बताओ, आर्टिकल 14, 19 और 31 फंडामेंटल राइट है कि नहीं प्रीति? हाँ। और अगर ये करने के लिए कुछ ऐसा चेंज किया तो जो जुडिशरी उसको नल और वाइड कर सकता है। इसके लिए आर्टिकल 31 ए में लिख दिया गया था कि अगर पार्लियामेंट, इफ पार्लियामेंट इज मेकिंग एनी लॉ जो एग्रीकल्चरल का रिफॉर्म करेगा, मतलब खेती का, जमीन का, जमींदार की जगह लेनी थी ना, तो वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है। अगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करने के लिए कोई लॉ बनाएगा पार्लियामेंट और फिर भी वो वायलेट करेगा 14, 19 और 31 को, तो भी कोर्ट उसको नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। ये लिखा था, समझा प्रीति? प्रीति, यस सर। यस सर। ओके ओके। अगर इसमें कैसा होता, अगर पार्लियामेंट ये नहीं लिखता तो पार्लियामेंट अगर फिर भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करके 14, 19, 31 को ब्रीच करता तो भी उसको ले लेते, फिर वो नल और वॉइड कर देते। लेकिन ये डालने की वजह से, अब अगर पार्लियामेंट क्यों कर रहा है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, पहले वो समझो। पार्लियामेंट इसलिए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म कर रहा है क्योंकि जमींदारों से उनकी जमीन खींचनी है, जमीन लेनी है, और वो जमीन लेके गरीब किसानों में देनी है, डेवलपमेंट करना है ना। और अगर ऐसे लेने जाएंगे तो आर्टिकल 31 उनको रोक देगा, इसके लिए आर्टिकल 31 ही डाला गया। दूसरी चीज डाली गई, आर्टिकल 31 बी। आर्टिकल 31 बी में बोला गया था कि पार्लियामेंट, इफ पार्लियामेंट पासेस एनी लॉ, मतलब मान लो कोई भी लॉ है और पार्लियामेंट ने वो लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया। एक नवा शेड्यूल भी आला था ना, 9th शेड्यूल। अगर कोई, ये तो 9th शेड्यूल है समझो। अगर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, लॉ ए, और उस लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो इस लॉ पे कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगी। कोर्ट्स कैन नॉट जुडिशियल रिव्यू। जब कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ही नहीं कर पाएगी तो ये नल और वॉइड कैसे होगा? तुमको याद है जमींदार जमीन नहीं दे रहे थे? जमींदार जमीन नहीं दे रहे थे क्योंकि आर्टिकल 31 उनको बचा रहा था। इसीलिए ये चेंजेस किया गया कि पार्लियामेंट अगर जमीन छीनने के लिए कोई चीज करेगी तो फंडामेंटल राइट नल और वॉइड नहीं कर सकता। 31 बी भी, ये जो लॉ डाले गए ना 9th शेड्यूल में, ज्यादातर लैंड रिफॉर्म्स के लॉ थे। ये लॉस को यहाँ डाला गया ताकि 9th शेड्यूल में डाल दो तो कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर ही नहीं है। जब पावर नहीं है तो नल और वॉइड नहीं कर पाएगा। क्या ये क्लियर है? रेज योर हैंड्स एक बार। प्रीति, कोई डाउट है? शलाका, मधुरा, ज्योत। यस सर, आई हैव वन डाउट। हाँ प्रीति। लाइक यू सेड कि पार्लियामेंट मतलब जो जो कोर्ट है, जो लॉ है, वो जमीन लेना चाहिए था, मतलब कि जमींदारों से उनको रिटर्न लेना था। बट इफ दे आर नॉट गिविंग, सो इट्स their पर्सनल चॉइस, राइट? बिकॉज दे हैव अर्न द मनी, दे हैव पेड फॉर दैट लैंड, सो वो उनका हुआ, सो व्हाई दे वांट? एक्चुअली वो टाइम पे जो जमींदार थे ना, वो ब्रिटिशर्स के टाइम के बनाए हुए थे। तुमको याद होगा कि जमींदारी सिस्टम से जो लोग जमींदार बने थे ना, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी। और जब भी कोई कंट्री में ऐसा लैंड रिफॉर्म्स करना होता है तो आपको जो बड़े बड़े जमींदार जिन्होंने गैर तरीकों से हटियाई हुई है वो जमीन लेनी पड़ती है ना। उस टाइम पे उन्होंने हटियाई हुई जमीन थी बेसिकली, वो ब्रिटिशर्स के टाइम की जमीन थी जो उनको मिल गई थी। जो लॉ नहीं भर पाते थे टैक्स, उनसे छीन देना,
ये कर देना वो कर देना। और एक चीज होता है, ये तो ठीक है, बट नेशन नथिंग अबाउट द नेशन। अगर कोई बंदा है जिसके पास करोड़ एंड करोड़ में जमीन है, तो वो खुद के मन से थोड़ी जमीन दे दे तो ज्यादा बेटर है ना। लेकिन उसके पास है भी और इलीगल तरीके की है। और हमको तो डेवलपमेंट करना था, क्योंकि देश में खेती के लिए जमीन नहीं थी छोटे मोटे फार्मर्स के पास। इसके लिए नेहरू जी वेंट ऑन दिस मोड। ठीक है, क्लियर है प्रीति? जैसे आज भी देखो ना, वो हाईवे हाईवे बनाने के लिए जमीन वगैरह लेनी रहती है। चलो अब तो कंपेंसेशन भी करते हैं, लेकिन उस टाइम पे जमींदार के पास बहुत जमीन थी जो उन्होंने गलत तरीके से छुपाई हुई थी, वो दे ही नहीं रहे थे। इसके लिए ये सब करना पड़ा। इज इट क्लियर प्रीति? यस सर। ओके ठीक है, किसी और को कोई डाउट है? एक बार रेज योर हैंड अगर है तो। एक कौन रेज हैंड्स? जोत, यस, एनी डाउट? सर इजंट इट अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग अगर हम 9th शेड्यूल में भी डाल रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स तो? हाँ, अभी कैसा हो रहा है, वो 9 शेड्यूल में अगर लैंड रिफॉर्म्स को डाल दोगे ना, आप देखो 9 शेड्यूल में क्या था। एक बार आप 9 शेड्यूल में डाल दो तो कोर्ट के पास पावर ही नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ इधर तक डिस्कशन रखो। अभी मैंने केस पे गया ही नहीं हूँ, वो केस पे मैं लेके आ रहा हूँ आपको अभी जो। ठीक है, इज इट क्लियर जोत? यस सर। ओके, और किसको या रक्षित, व्हाट्स द डाउट? No, no, sir, it's clear. प्रीति कोई डाउट है क्या और? नो सर। ओके ठीक है। अभी ना मैं सिर्फ आपको वो कॉन्ट्राडिक्शन पे लेके आ रहा हूँ। अभी वो हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये जब चीजें होने लगी, जब पार्लियामेंट ऐसे करने लगा, बेसिकली पार्लियामेंट ऐसे क्यों कर रहा था? क्योंकि पार्लियामेंट को जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट जाना था ना, बाईपास करना था। अब तुम सोचो, जमींदार के पास जमीन थी जो उन्होंने जमींदारी सिस्टम से पूरा ली हुई थी। ठीक है, और उनके पास ये जमीन पड़ी हुई है। एक मिनट अवेश, ऑल ओके। जमींदार के पास ये जमीन पड़ी हुई है और जमींदार जमीन दे नहीं रहे। ठीक है, बेसिकली जमींदार बोल रहे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम तुमको नहीं देना चाह रहे। और गवर्नमेंट को करना है लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए लैंड एक्विजिशन करना है। तो इस चीज को बाईपास करना पड़ेगा ना आपको, जमींदारी सिस्टम को बाईपास करना पड़ेगा, इस चीज को बाईपास करना पड़ेगा। तो हमने बाईपास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। लेकिन आप जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हो तो आर्टिकल 13 क्वेश्चन करने लगता है कि मेरा क्या? तुम बोल रहे हो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो व्हाट अबाउट मी? क्योंकि मैं तो गारंटी हूं ना भाई, मेरी गारंटी का क्या? मैंने बोला था कि अगर तुम कुछ ऐसा करोगे तो मैं तो एक्ट करने आऊंगा, आर्टिकल 32 के अंदर उधर से आऊंगा और ये जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। लोगों ने, जमींदार ने यही चीज के बेसिस पे कंप्लेन कर दिया कि हमारी जमीन ले रहे हैं, देखो आप लोग ब्रीच कर रहे हैं ये आर्टिकल ऐसा अमेंडमेंट करके, और आप आर्टिकल 13 का यूज करके हमको देखो, हमको जुडिशियल रिव्यू से हमारी चीज वापस दो। तो लोगों ने क्या किया, चैलेंज कर दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। जो ये जमींदार थे ना, ये जमींदार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को कर दिया चैलेंज। और जो चैलेंज किया, उसको केस का नाम था शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद, एक मिनट एक एक मिनट गाइस। ये केस जिसने चैलेंज किया, ये केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जाके जमींदार ने चैलेंज किए दिया, 1951 का ये केस है। अब ये केस में 5 जज बेंच थे, मतलब 5 जज बैठे हुए थे, ये भी याद रखो। दिस वाज 5 जज बेंच। ठीक है, आपको कॉन्ट्राडिक्शन याद है, आ गया ना, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। जुडिशरी में लोग कंटेंट कर रहे थे कि देखो आर्टिकल 13 में आप ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते,
और पार्लियामेंट के लोग बोल रहे थे सब यूनियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोल रही थी देखो आर्टिकल 368 में लिखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एनी अमेंडमेंट वी कैन डू, यहाँ पे ये लिखा है। और लोग जमींदार लोग बोल रहे थे कि नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, जो मैं आपको पहले बता रहा था। इस केस से पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 को बोला जीत गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट, कैन डू एनी चैलेंज। पार्लियामेंट ऐसा अमेंडमेंट कर सकता है, पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का पूरा राइट है। बेसिकली आर्टिकल 368 को पावरफुल बता दिया इस केस में आर्टिकल 13 से, और बोला कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है वो लीगली वैलिड है। दिस इज लीगल एंड वैलिड। क्या ये केस समझ में आया? इज दिस केस क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स, कम ऑन। शंकरी प्रसाद केस में किसकी जीत हुई है? चलो मेरे को ये बताओ, शंकरी प्रसाद केस में आर्टिकल 13 जीता या आर्टिकल 368 जीता? रेज योर हैंड्स। यस मधुरा। आर्टिकल 368। कि अगर आर्टिकल 368 जीता है गाइस, तो क्या जुडिशरी चेक कर सकता है या पार्लियामेंट कोई भी चेंजेस कर सकता है? रेज योर हैंड्स। या रक्षित? Parliament can do any law, sir. यस, पार्लियामेंट कैन डू एनी चेंजेस। बेसिकली आर्टिकल 368 को उतना पावर दे दिया। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जब बोल दिया लीगली वैलिड, तो पार्लियामेंट ने शुरू कर दिया अपना काम। पार्लियामेंट ने फर्स्ट के बाद 1 सेकंड किया, सेकंड के बाद 3 4, ऐसे करते करते 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक पहुंची। अब 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आ गया। वापस से ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया कि फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 368 कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, तो लोगों ने इसको भी चैलेंज कर दिया। और लोगों ने चैलेंज कर दिया, और उस केस का नाम आ गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। और इस बार भी 5 जज बेंच थी। इसमें भी देयर वाज 5 जज बेंच। क्वेश्चन वाज अगेन सेम कि कौन सा बड़ा है। इसमें भी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे थे, तो लोगों ने फिर किया कि यार 13 बड़ा है या 368 बड़ा है। बाय डिफॉल्ट 368 फिर से जीत गया। और इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट सेड कि पार्लियामेंट कैन डू एनी चेंजेस, कैन डू इट, कर सकता है। इनफैक्ट ये हो गया कि पार्लियामेंट की पावर्स इसमें अनलिमिटेड है, ये भी बोला। सज्जन सिंह केस में बोला कि पार्लियामेंट की पावर चेंजेस करने के लिए अनलिमिटेड है। आर्टिकल 13 लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आर्टिकल 13 डज नॉट एक्ट एज अ लिमिट, डज नॉट एक्ट एज अ लिमिट टू आर्टिकल 368। सज्जन सिंह केस वाज द सेकंड केस, प्लीज ये भी रिमेम्बर करना। पहला केस कौन सा? हमारा शंकरी प्रसाद केस। दूसरा सज्जन सिंह केस। नाउ टेल मी, सज्जन सिंह केस में कौन जीता? रेज योर हैंड। सज्जन सिंह केस में कौन जीता? या मधुरा? वापस से 368। ओके, कैन यू गाइस टेल मी? रेज योर हैंड यार, कम ऑन, सबको तो पता होना चाहिए। सज्जन सिंह केस में क्वेश्चन क्या था? Raise your hands. What was the question in Sajjan Singh case? Yes, Preeti. आई थिंक आर्टिकल 13 बड़ा है कि आर्टिकल 368 बड़ा है, राइट? Right. आर्टिकल 13 क्या बोलता है गाइस? कोई मेरे को ये बता सकता है केस के अकॉर्डिंग? Raise your hands, come on, everyone. ये शलाका। According to the case, Article 13 can't act as a limit to Article 368. ओके, केस के हिसाब से ये बोल रहा है कि एक्ट नहीं करता वो, लेकिन नॉर्मल देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। अब यही चीज हो रही थी, 2 बार जीत गया, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। डिमांड अब कैसा हो रहा? तीसरा केस होता है। इसके बाद वापस से एक केस में फंडामेंटल राइट को चैलेंज किया जाता है। दिस वाज थर्ड केस, जिस केस का नाम था के गोलकनाथ केस। के गोलकनाथ केस।
अब ये केस इंटरेस्टिंग होने वाला था। ये 1967 का केस है, वो तो 64 का था, ये 67 का है, ठीक है। ठीक 2 साल बाद इस केस में सब उलट पलट होने वाला है, क्योंकि इस केस में भी क्वेश्चन सेम है कि 13 वर्सेस 368, लेकिन इस बार सब पलट गया। इस बार इन्होंने बोला कि 13 विन। बेसिकली गोलकनाथ के केस ने क्या किया, ओवर रूल कर दिया ना जजमेंट को, जो ओवर रूल कर दिया जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद में बोला था 368 ज्यादा वो है, लेकिन गोलकनाथ में बोल दिया था कि नहीं, 13 बड़ा है। 13 बड़ा है मतलब जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है। इनफैक्ट इसमें ये बोल दिया गया था, एक बहुत बड़ा इंस्टांस दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसेंट। पहले तो ये बोला फंडामेंटल राइट एक्ट एज अ लिमिट टू आर्टिकल 368, कि आप सब अमेंड कर सकते हो लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो, पहली चीज ये बोली, ठीक है। फिर दूसरी चीज इन्होंने ये बोली कि जब फंडामेंटल राइट लिमिट कर रहा है तो फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसेंट, मतलब भगवान के जैसा है। फंडामेंटल राइट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कोई छू नहीं सकता, ठीक है, इनएलिएनेबल। और ये बोला आर्टिकल 368 कोई पावर नहीं देती है पार्लियामेंट को। अगर आप आर्टिकल 368 देखोगे तो वो प्रोसीजर बताता है बस। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जजमेंट पलट दिया। अब एक चीज सोचो, इससे पहले जमींदार हार रहे थे, अब जमींदार जीत गए। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस का जजमेंट ओवर रूल हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं नहीं, आर्टिकल 13 बड़ा है। तो तुमको नहीं लगता अब जो जमींदार की जमीन छीनी गई थी वो लैंड का डिमांड करने आएंगे? कितने लोगों को लगता है कि डिमांड करने आ जाएंगे लैंड का वापस, कि देखो वो केस में आपने हमको हराया और हमारी जमीन ले ली थी, गोलकनाथ में बोल रहा है कि नहीं है। हाँ शाला का क्या लगता है आपको? आएंगे सर वापस मांगने। आएंगे, करेक्ट, क्योंकि ओवर रूल हो गया है। तो दे वुड कम बैक। ये लोग क्या करेंगे, डिमांड करने आ जाएंगे। इनको कोर्ट को ये चीज पता थी कि इन लोग अब डिमांड करेंगे लैंड का, इसके लिए कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन यूज किया, उसको बोला डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, इसका मतलब होता है ये जजमेंट आज से लागू होगी, ये जजमेंट पास्ट में नहीं लागू होगी। मतलब जिन लोगों की जमीन चली गई चली गई, अब ये जजमेंट आगे वाली चीजों पे लागू होगी, आगे आपकी जमीन नहीं लेके जाएगी, क्योंकि अगर जमीन देना पड़ता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। वो कितने जमीन लिए थे सबको देना वॉज अ वेरी हेक्टिक थिंग, इसके लिए ये याद रखना। जैसे वो था ना रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कि आज जजमेंट आया है तो आज का जजमेंट आज से लागू होगा, पीछे फ्यूचर में पीछे बैक नहीं लागू होगा। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स। ओके, ओके ठीक है। इकरा, रिया, इकरा आपको समझ रहा है बेटा? सर मैंने अभी ज्वाइन किया था तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी उसका। ये चलेगा, ये पार्ट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं ना आप लोग को एक सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिखा रहा हूँ, वो चीज आप लोग को समझनी जरूरी है। जो नॉर्मल जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अरेंज्ड इन बेंच। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना उसको आप बेंच में अरेंज करते हो, ठीक है। जैसे कि अगर एक जज बैठा हुआ है तो आप उसको बोलते हो, जैसे एक जज बैठा है तो यू कॉल इट एज सिंगल जज बेंच। सिर्फ एक जज अगर केस सुन रहा है तो यू कॉल इट एज सिंगल जज बेंच। अगर दो जज बैठे हुए हैं और केस सुन रहे हैं तो आप उसको बोलते हो डबल जज बेंच। they call it as डबल जज बेंच। अगर 3 जज बैठे हुए हैं, कभी कभी इसको डिविजनल बेंच भी बोलते हैं डबल जज को, ये भी याद रखना, डिविजनल बेंच। अगर कभी कभी 3 जज बेंच बैठे हैं तो 3 जज बेंच, सिंपल, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, आपका पहले वाला अगर केस सुना है 2 जज बेंच ने और आप चाह रहे हो कि वेर्डिक्ट जो आए अब वो नवा बेंच सुने या ज्यादा प्रभावी वेर्डिक्ट आए, तो आप ज्यादा जज को डालते हो, मतलब मोर जज। जितना ज्यादा जज रहेंगे उतना स्ट्रॉन्गर होगा क्रेडिबिलिटी आपके जजमेंट का। स्ट्रॉन्गर इज द क्रेडिबिलिटी।
आपके जजमेंट की उतनी क्रेडिबिलिटी होगी। अगर आप सज्जन सिंह और उसका याद रखोगे, शंकरी प्रसाद का, तो मैंने आपको दिखाया कि ये 5 जज बेंच थे, दोनों ही 5 जज बेंच थे। ठीक है, ये वाली चीज, जितना ज्यादा जजेस आपके जजमेंट जो आए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा। अब एक चीज याद रखो, जब भी कोई संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना, तो उसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए ये वाले बेंच नहीं बैठते, 3 जज, 2 जज, 1 जज, नहीं। ये सब जो जजेस बैठते हैं ना, सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए यूजुअली बैठते हैं, सिर्फ सिविल और क्रिमिनल। दिस इज फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जब संविधान का क्वेश्चन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है। जो बैठती है उसको बोलते हो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जज रहते ही रहते हैं, 5 जज से कम नहीं हो सकते। 5 जज बेंच को ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हो। अब अगर इसके ऊपर बनाना है, मान लो 5 जज बेंच तो मिनिमम है, लेकिन आपको ज्यादा नंबर का चाहिए, तो आप रखते हो 7 जज बेंच, या फिर आप रखोगे 9 जज बेंच, 11 जज बेंच, या 13 जज बेंच। अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो मैंने ये सब ऑड नंबर्स में लिखा है, ये सब के सब ऑड नंबर्स में होते हैं। 5 जज बेंच होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मिनिमम 5 जज बेंच होता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा जज को रख के कोई कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करना है, तो आपको 7, 9, 11 ऑड नंबर में जजेस चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि वर्डिक्ट जब सुनाए तो वो सेम हो जाए। अगर मैं 11 जगह 12 लगता तो 6 हाँ बोले 6 ना बोले, तो वर्डिक्ट क्या आता? इसके लिए ऑड नंबर्स में होता है ये। ठीक है, अब तुम ये याद रखो कि जज, कितने जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, ये सब सारी चीजें, ये पूरी की पूरी चीजें कौन डिसाइड करता है पता है? कैन ओनली बी मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये डिसाइड करना कैन ओनली बी मेड बाय सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 145 में लिखा हुआ है ये, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी कि नहीं, और बैठेगी तो कितने नंबर की बैठेगी। ठीक है, और ये मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है? जितना तुम्हारे जज के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, अभी 32 है, तो 32 मैक्स टू मैक्स हो सकता है। सीजीआई डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस बैठेंगे, ऑड नंबर्स में, वो भी कौन बैठेगा, नंबर क्या होगा, और कौन कौन बैठने वाला है, कितने बैठने वाले, ये तीनों चीज सीजीआई डिसाइड कर रहा है। आपको नहीं लग रहा सीजीआई को बहुत ज्यादा पावर है? क्योंकि सीजीआई ये सब डिसाइड करता है, इसीलिए आप सीजीआई को एक नाम देते हो, मास्टर ऑफ रोस्टर। सीजीआई को आप एक नाम देते हो, मास्टर ऑफ रोस्टर। यहाँ तक क्लियर हो मेरे साथ? इज इट क्लियर टिल हियर? रेज योर हैंड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम कितने जजेस होते हैं? रेज योर हैंड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम कितने जजेस होने चाहिए? यस जोत? 5। 5। और अगर उसके बाद मैं बढ़ाना चाहूंगा तो मैं कैसे नंबर्स में बढ़ाता हूँ, इवन या ऑड? यस प्रीति? ऑड। ऑड। ओके, कैन यू गाइस टेल मी कि ऑड नंबर में ही क्यों बढ़ाना है, इवन में क्यों नहीं? क्या मधुरा? सो दैट अगर वर्डिक्ट आए तो इवन नंबर्स में वो इवन इसमें ना स्प्लिट हो एंड वी गेट करेक्ट वर्डिक्ट। करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, अब मेरी तो ये चीज क्लियर है कि अच्छा, सीजीआई को मास्टर ऑफ रोस्टर क्यों बोलते हैं, ये भी कोई बता दो, रेज हैंड्स। सीजीआई को मास्टर ऑफ रोस्टर क्यों बोलते हैं? यश अलाका? बिकॉज उनके पास पावर है डिसाइड करने का कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, कितने बैठेंगे, वो सब। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आया कौन से आर्टिकल में गाइस, ये भी बता सकते हो फिर? क्या प्रीति? आर्टिकल 145। ग्रेट। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, अब मान लो कि 5 जज बेंच बैठा था, जैसे कि, तो 5 जज बेंच कैसे डिसीजन देगा? कभी कभी हो सकता है कि 5 जज बेंच जो बैठे हैं, ये जज भी बोले यस, दूसरा भी बोले यस, तीसरा भी यस, चौथा भी यस, और पांचवा भी यस। तो कंडीशन ये हो सकती है कि पूरा 5:0 हो गया, कि मतलब सब लोग ने यस बोला। लेकिन एक दूसरा कंडीशन हो सकता है कि 4 जज ने बोला यस, दूसरा बोल रहा है नो, तो कंडीशन हो गई 4:1। एक तीसरा भी हो सकता है कि 3 ने यस बोला और 2 ने नो बोला, कंडीशन हो गई 3:2। ठीक है,
अब इस केस में आप क्या बोलते हो, ये जो डिसीजन आया है 5 जज बेंच का, ये स्प्लिट डिसीजन है। अगर मान लो कि पहला डिसीजन जो है उसको तो स्प्लिट नहीं बोलोगे, पहले वाले को बोलोगे यूनानिमस डिसीजन, कि 5:0 ने मिलके बोल दिया कि हाँ ये तो सही बात है, सबका यूनानिमस आया है। तो जब तुम न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि सज्जन सिंह केस में यूनानिमस डिसीजन आया है। लेकिन ये 4:1 3:1 वाले डिसीजन को आप बोलते हो स्प्लिट डिसीजन, कि जजेस ने स्प्लिट डिसीजन दिया है। और जो इसमें ज्यादा नंबर में है उसको आप बोलोगे ये मेजोरिटी है, कि मेजोरिटी ने ये वर्डिक्ट दिया है। और जो कम नंबर में है, उसको बोलोगे ये डिसेंटिंग जज है, कि इसने अलग राय दी है। तो ये जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब आपको समझता है, ठीक है। अब अगर ये चीज हम अप्लाई करें तो आप लोग को पता है 13, अब केस कैसा था कि मान लो कि 13 बड़ा है 368 से, ये आया था। पहले तो ऐसा हो रहा था कि बार बार 368 बड़ा है 13 से, ठीक है, हर बार विन हो रहा था। तो उस टाइम पे तुमको न्यूज़पेपर में पढ़ने आता था और 7 जज 9 जज और 11 जज बेंच। मान लो कि सज्जन सिंह के केस में था ना, वो कौन सा पहला केस था आपका, सज्जन सिंह या शंकरी प्रसाद, कौन सा केस था पहले बताओ। शंकरी प्रसाद केस था ना। शंकरी प्रसाद केस में उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 368 बड़ा है आर्टिकल 13 से। और उसके बाद सज्जन सिंह केस में भी 5 जज बेंच बैठे थे। 5 जज बेंच ने वापस से यही चीज बोली। तो तुमको न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आता था कि 5 जज बेंच हैज अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ, तुमको ऐसा दिखेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड इज अपहेल्ड, अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ। जो भी नवाज केस, अगर मान लो कि 5 जज बेंच इसमें था, इसके बाद मान लेते हैं सज्जन सिंह के बाद में एक तो यही हुआ कि 5 जज बेंच में वापस से 5 जज बेंच हैज अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ सज्जन सिंह, सज्जन शंकरी प्रसाद केस, पहले ऐसे आया हुआ है न्यूज़पेपर में। लेकिन आपको पता चलता है कि जो गोलकनाथ केस है ना, उसमें सबसे बड़ा बेंच बैठा था, 13 जज बेंच बैठा था। गोलकनाथ वाले में 13 जज बेंच बैठा था, ठीक है। और 13 जज बेंच में से ऐसा हुआ था कि 7 जज ने मेजोरिटी में डिसीजन दिया था और 6 ने अलग से दिया हुआ था। तो वो स्प्लिट डिसीजन हुआ, बेसिकली मेजोरिटी और डिसेंट में हुआ। तो तुमको न्यूज़पेपर में क्या देखे हुए मिलता होगा कि या तो अपहेल्ड कर दिया या तो ओवर रूल कर दिया। इस केस में आपको याद है गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, अपहेल्ड हुआ था या ओवर रूल हो गया था, याद है? गोलक, यस जोत, ओवररूल हो गया था सर। ओवर रूल हो गया था, पहले के डिसीजन को पलटी कर दिया था। तो तुमको न्यूज़पेपर में ऐसा दिख के आता, और 13 जज बेंच हैज ओवर रूल्ड द डिसीजन ऑफ 5 जज बेंच, या फिर शंकरी प्रसाद केस। तो तुमको ये देखने आता था कि 5 जज बेंच का डिसीजन ओवर रूल कर दिया। ऐसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा क्वेश्चन लॉ एंड ऑर्डर का। क्या यहाँ तक आप लोग को मेरे साथ हो? रेज योर हैंड जो जो मेरे साथ है यहाँ तक। ओके, जोत, प्रीति, इकरा, नाइस, प्रिया, मधुरा, रक्षित, समझा आपको? तो ये चीज हुई थी, पूरी केस ऐसे चली हुई थी, ठीक है। लेकिन अब तुम सोचो, अब मेरा फाइनल क्या है, गोलकनाथ केस में बोल दिया है कि नहीं भाई पार्लियामेंट इतना ताकतवर नहीं है, पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है। गोलकनाथ केस ने तो सिंपल सिंपल ये कर दिया है। गोलकनाथ केस में 1967 के ये वेडिक्ट आई है कि पार्लियामेंट लिमिटेड है, पार्लियामेंट के ऊपर लिमिट लगाता है कौन, आर्टिकल 13। लेकिन इसी टाइम पे देश में आती है नवी प्राइम मिनिस्टर, डेट इज मैडम इंदिरा गांधी। एंड मैडम बोलती थी कि मैं ही इलेक्टेड पार्लियामेंट हूँ इंडिया की। शी इज नॉट हैप्पी विद दिस वेडिक्ट। ये जो वेडिक्ट आया है इससे शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज नॉट फीलिंग गुड। और ये क्वेश्चन कर रही थी कि कैसे लिमिट करता है पावर ऑफ आर्टिकल 368, पार्लियामेंट की पावर्स कोर्ट कैसे लिमिट करेगा, लिमिट पावर ऑफ आर्टिकल 368, इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हो?
शी सेड नोबडी कैन लिमिट अस। उनको ये जो गोलकनाथ का जजमेंट है पसंद नहीं आया कि हमारी पावर लिमिट कर रहा है, कोर्ट लिमिट कर रहा है। और इसके लिए गोलकनाथ जजमेंट को रिवर्स करने के लिए शी डिड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको बोला गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1971। ये अमेंडमेंट इन्होंने क्यों किया? इन रिएक्शन टू गोलकनाथ केस, इन रिएक्शन टू गोलकनाथ जजमेंट। गोलकनाथ के जजमेंट को गो थ्रू करने के लिए इन्होंने एक ये किया। और इसमें क्या किया इन्होंने? गए आर्टिकल 368 में चेंजेस की, आर्टिकल 13 में चेंजेस की। ये दोनों में आर्टिकल में इन्होंने जाके अमेंडमेंट कर दिया। और ये दोनों आर्टिकल में जाके इन्होंने क्या लिखा कि पावर जो है, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। मैं तुमको दिखाता हूँ। दोनों आर्टिकल में जाके इन्होंने लिख दिया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है। क्या मेरे साथ यहाँ तक क्लियर हो? पहले इतना बताओ तो मैं तुमको बैरक में दिखाता था। रक्षित, क्लियर? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उन्होंने जाके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, कोई हमको रोक नहीं सकता। प्रीति, इकरा, मधुरा, क्लियर है क्या? ओके प्रीति, ओके ठीक है। अब देखते हैं बैरक में इन्होंने एक्चुअली प्रॉपर धमकी दी है। अब तुमको जो दिखाऊंगा ना मैं, तुम भी शॉक्ड हो जाओगे कि जो वर्डिंग्स लिखा है तुम देख के समझ जाओगे कि यार ये तो मैडम सीधा धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो? मेरा बैरक विजिबल है? इज माय बैरक विजिबल गाइस? ओके ठीक है, बैरक विजिबल है ना सबको? रेज योर हैंड्स वंस। ठीक है। अब सीधा वर्डिंग्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहले आर्टिकल 13 पे दिखाता हूँ, उसके बाद हाँ। आर्टिकल 13 पे ये अमेंडमेंट किया है इन्होंने, ये वाला देखो। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। मतलब जुडिशियल रिव्यू लागू ही नहीं होगा 368 पे, सीधा सीधा ये लिख दिया इन्होंने यहाँ पे। और उसके बाद आर्टिकल 368 पे देखते हैं क्या लिखा मैडम ने। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं है पर इनवैलिड हो गया है, ये भी चीज बताता हूँ। यहाँ लिखा जरूर है बट काम का नहीं है। उसके नीचे साफ साफ लिखा रहता है कि दिस पोर्शन इज इनवैलिड नाउ, लिख के इधर पे छोड़ दिया है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस है ना महान थोड़े। जस्ट अ मिनट। आर्टिकल 368 58। हो गया देखा? किधर गया है? कितना बड़ा हो गया कल वापस से एक बार लिख के आप पूरा वन टाइम। here it is, हाँ। आर्टिकल 366 367 368, ये देखो। इस पे भी इन्होंने आर्टिकल में क्लॉज 4 डाल दिया और उसके बाद लिख दिया, ये देखो 5 पे देखो, for the removal of doubts if it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent of power of parliament by way of addition, variation or repeal to the provision of constitution under this article। Can you see the wording? वर्डिंग देख के सीधा लिख रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। ये सीधा सीधा जुडिशरी को चैलेंज कर रही है कि भाई अपने भेजे में डाल दो कि तुम्हारे पास कोई पावर है ही नहीं। ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस लिख देते हैं और फिर उसके बाद निकालते नहीं है प्रीति। इज इट क्लियर क्लियर? वो दिखा आप लोगों को? इज इट क्लियर? ये इन्होंने लिखा था लेकिन अब ये लागू नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल और वॉइड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये
क्लॉज 5 नल और वॉइड है, तुमको दिखता है उसमें लिखा हुआ, वो लिखा रहता है लास्ट में कि हटा दिया गया है, वो चीज है नहीं अभी उधर पे, ठीक है। देखो ये जो लिखा है, दिस सेक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मिनेरवा मिल्स एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये लिख दिया, मतलब ये पोर्शन के लिए ही लिखा है वो, बट वो हटा देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हटाया उन्होंने। वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है, बना तो देंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे कोई चीज की, तो वैसे ही है। अब एक चीज याद रखो, ये करके इन्होंने पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड कर दी। डेमोक्रेसी में ना सब कुछ चलता है गाइस, डेमोक्रेसी में सब चलता है, सिर्फ एक चीज अलाउड नहीं है, अनलिमिटेड कुछ अलाउड नहीं है। डेमोक्रेसी में सब अलाउड है, लेकिन ये नहीं अलाउड है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि आप किसी को भी अनलिमिटेड नहीं कर सकते। देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। तो ये चीज जो अनलिमिट कट कर दिया है, ये एक्चुअली में अटैक है डेमोक्रेसी पे। दिस इज अटैक ऑन डेमोक्रेसी। अनलिमिटेड किया है इन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब फेमसली इसीलिए लोगों ने देखा कि यार ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, दिस इज अटैक ऑन डेमोक्रेसी। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज कर दिया इन द फेमस केस चैलेंज इन द केस ऑफ, गैस कर सकते हो कौन सा केस? न्यूजीलैंड, अगर पता है तो, केस पता है तो गैस करो, या प्रीति? केशवानंद भारती केस। द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी, इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में आ गई थी। चैलेंज्ड इन केशवानंद भारती केस, केशवानंदा भारती केस में चैलेंज कर दिया लोगों ने इस अमेंडमेंट को ही, 1973। अच्छा, गोलकनाथ में आई सेड 13 जज है, एक्चुअली उसमें नहीं, केशवनाथ भारती में थे, सॉरी करेक्शन कर लेना। इसमें 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है। दिस इज लार्जेस्ट बेंच टिल डेट। अयोध्या वैदिक में शायद इससे ज्यादा थी, मुझे इफ आई कैन रिकॉल प्रॉपरली, ठीक है। तो दिस वाज लार्जेस्ट टिल डेट, फिलहाल के लिए तो यही लिख लो। 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है, और इसमें जो डिसीजन, वो 7:6 वाला डिसीजन इसमें आया था उसमें, सॉरी गाइस, जस्ट मेक सम करेक्शन। और ये वाली लाइन हटा देना, ये वाला कोई काम का नहीं है, समझाने के हिसाब से सही है, बट इरेज कर देते हैं, गड़बड़ ना हो, मेरे से गलती हो गया। ये जो 13:, से ये वाला था 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसमें बैठा, 7:6 का वेडिक्ट इसमें आया। ये डिसीजन को हम स्प्लिट डिसीजन बोलते हैं, मैंने अब भी बताया था। इस केस में 7 ने बोला कि नहीं, अलाउड नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गलत है। और फंडा में एक चीज तो इन्होंने क्लियर कर दिया, पहले इन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम क्लियर कर देते हैं, जो तुम्हारा झगड़ा है ना कि 13 बड़ा है 68 बड़ा है, वो चीज को सही करते हैं। इन्होंने क्लियर क्लियर बोल दिया कि 13 बड़ा नहीं है, पार्लियामेंट के पास है पावर, पार्लियामेंट हैज द पावर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंट कर सकता है अमेंड। अब कुछ ना कुछ तो देखो, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अल्टर इट कैनॉट अल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट को पावर है कि जो अमेंडमेंट करना है कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छूने का। बेसिकली अब तुम देखो, पहले फंडामेंटल राइट्स था, वो लिमिट कर रहा था पावर पार्लियामेंट का आर्टिकल 368 में, लेकिन ये नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट लिमिट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नवा इनोवेशन लाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बोला ये चीज लिमिट करेगी आर्टिकल 368 को, ये जो है ये लिमिट करेगी आर्टिकल 368 को।
क्योंकि एक जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें कुछ अनलिमिटेड नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी बचाया इस केस में, इसके लिए इस केस को बोला जाता है द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। मैं बताता हूँ कैसे। द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी, इस केस को बोला गया कि ये वो केस था जिसने डेमोक्रेसी को बचाया। अभी कैसा, मैं तुमको बताता हूँ, ये ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, हम कब से क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि आर्टिकल 13 बड़ा है या आर्टिकल 368 बड़ा है, ठीक है। और सही बोलूं तो इसके कोई इजी आंसर्स नहीं है। देयर आर नो इजी आंसर्स टू दिस, ठीक है। कोई इजी आंसर नहीं है। केशवानंदा भारती केस में, केबीसी केस में वेडिक्ट आता है 7:6 से, स्प्लिट डिसीजन से। अब केशवानंदा भारती में ही बोलते हैं कि चलो एक चीज तो क्लियर कर देते हैं भाई साहब, कि 13 से 368 बड़ा है। मतलब फंडामेंटल राइट से अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट की ज्यादा बड़ी है। ये चीज इन्होंने यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज बिगर। तो ये सेटल हो गया, ठीक है। दिस इज नाउ सेटल्ड। ये जो इतने टाइम से आप कर रहे थे, दिस इज सेटल्ड नाउ। लेकिन हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होगा। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि फंडामेंटल राइट कैनॉट लिमिट आर्टिकल 368। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 368 को लिमिट नहीं करता। इन्होंने साफ बोल दिया, इन्होंने बोला गोलकनाथ का जजमेंट रॉन्ग था, गोलकनाथ वाज रॉन्ग, ठीक है। और एक और चीज बोली कि फंडामेंटल राइट्स कोई सैक्रोसेंट इक्रोसेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट नहीं है, फंडामेंटल राइट लिमिट नहीं करते। लेकिन इन्होंने एक और चीज बोली कि नथिंग कैन बी अनलिमिटेड, पार्लियामेंट की पावर भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट लिमिट नहीं कर रहा है, लेकिन नथिंग कैन नॉट, नथिंग कैन बी अनलिमिटेड। कुछ भी हम अनलिमिटेड नहीं छोड़ेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट की पावर्स फंडामेंटल राइट अनलिमिटेड, फंडामेंटल राइट लिमिट नहीं कर रही, लेकिन पार्लियामेंट की पावर्स भी अनलिमिटेड नहीं रह सकती। अब इफ यू आर सीइंग द सिनेरियो, तो सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा था बिफोर केशवानंदा भारती केस। फंडामेंटल राइट लिमिट कर रहा था आर्टिकल 368 को, लेकिन अब ये केस नहीं है। दिस इज नॉट द केस केशवानंदा भारती के बाद, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया फंडामेंटल राइट नहीं कर रहा। लेकिन किसी ना किसी को तो पार्लियामेंट की पावर लिमिट करनी है। somebody हैज टू लिमिट। किसी ना किसी को पार्लियामेंट की पावर लिमिट करनी पड़ेगी। यही सोच के कि कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक नवा डॉक्ट्रिन बनाया जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक आइडिया है, एक ख्याल है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये एक्चुअली कोई जगह पे, कोई और जगह पे नहीं है, वर्ल्ड की कोई कोर्ट नहीं, ये हमारी कोर्ट का इनोवेशन है। ये इंडिया की कोर्ट ने कुछ नया इनोवेट किया है, कुछ नवा एक्सपेरिमेंट किया है। तो अगर क्वेश्चन आएगा ना कि ये क्या इंडिया के बाहर आता है, नहीं, इट इज जुडिशियल इनोवेशन, ऐसा लिखना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे कोर्ट ने कुछ एक इनोवेशन किया है, कुछ एक आइडिया लाया है, ठीक है। ये कहीं पे लिखा है क्या? नहीं, कहीं पे नहीं लिखा है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, नॉट रिटन एक्सप्लिसिटली। ये एक आइडिया है जो हमारी कोर्ट ने ये आइडिया को जन्म दिया है, सुप्रीम कोर्ट का इनोवेशन है, ठीक है। कोर्ट ने कुछ एग्जांपल्स दिए। कोर्ट ने बोला कुछ एग्जांपल्स है, आप सब अमेंड कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं छूना। कुछ चीजें ऐसी है जो तुम नहीं छूओगे, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत में तुम सब इधर उधर कर दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। इंडिया का नेचर सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तुम सब बदल देना, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवरिन को नहीं। जुडिशियल रिव्यू भी नहीं तुम हटा सकते, क्योंकि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। कोर्ट ने थोड़े एग्जांपल दिए, बोले कि ये लिस्ट कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, ये टाइम टाइम पे बदलेगा, टाइम टाइम पे इसमें नई चीज आएगी, लेकिन ये कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने बना के आज दे दिया यही है। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा उसमें नवी नवी चीज ऐड होती जाएगी। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो? रेज योर हैंड्स अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन समझ में आया। ओके, इकरा गॉट इट, रक्षित प्रीति गॉट इट, जोत गॉट इट। So
आपने लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल्स के ऊपर? कोड। एक कोट। ओके ओके। हाँ, अब एक चीज ये हो गई, ठीक है, ये रेट का नाम। अब मैं तुमको इसका बेसिक बताता हूँ। देखो, मान लो कि ये ईयर है 1025, और मैं तुमको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कैसे पढ़ाऊंगा? वो पेड़ के नीचे बोर्ड्स पे, ऐसा। ठीक है। अब उसके बाद ईयर आ गया 2025। 2025 पे मैं तुमको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और आगे ईयर आ गया 3025। अब मैं तुमको एआई की मदद से पढ़ा रहा हूँ। तुम नोटिस कर रहे हो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ चेंज है कि नहीं है? रेज योर हैंड अगर कोई चेंज दिख रहा है कि आपको पढ़ाई में, या मधुरा, कौन सा चेंज है? वे ऑफ इनकलकेटिंग द एजुकेशन। बेसिकली मोर जो आप सिखा रहे हो, पहले तो मैनुअल था, बाद में थोड़ा और हम्म, हो गया, एंड देन अभी एआई आ गया 3025 में। करेक्ट। तो आप इधर भी चेंज देख रहे हो, इधर भी चेंज देख रहे हो, इधर भी चेंज देख रहे हो। ये चेंजेस करना अलाउड है। जो मैं तुमको चेंजेस दिखा रहा हूँ ना, ये अलाउड है। दिस चेंज इज अलाउड। पढ़ाने के तरीके में चेंज अलाउड है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता क्या है? जो मैं तुम लोगों को यहाँ यहाँ और यहाँ कर रहा हूँ, ये तीनों चीजें एक्चुअली में क्या है? जस्ट टीचिंग है। तो मैं सब बदल सकता हूँ, लेकिन ये टीचिंग वाला रिश्ता नहीं बदल सकता, क्योंकि ये एसेंशियल है। ये एसेंशियल पार्ट है। अगर मैं टीचिंग बदल दूंगा, मैं कुछ और कराऊंगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये बदल देगा सब। दिस चेंज इज नॉट अलाउड। दिस चेंज इज नॉट अलाउड। दिस चेंज इज अलाउड, बट दिस चेंज इज नॉट अलाउड। जो चेंज अलाउड नहीं है, उसी को आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोलते हो। ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये टीचिंग वाला कंपोनेंट हटा के मैं यहाँ पे कुछ और खेलने लग जाऊँ, कैरम वैरम, तो मतलब ही बदल गया ना। जो एसेंशियल था वो बदल गया। तो दिस इज नॉट अलाउड। फर्क समझ में आया बेसिक स्ट्रक्चर का? कि एसेंशियल चीज नहीं बदल सकते आप, बाकी चेंज कर सकते हो, लेकिन एसेंशियल पार्ट नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्लियर यू मोर क्लियरली। अभी देखो, एक जो नेशन होता है ना, नेशन एक आइडिया पे बना रहता है। हर नेशन एक आइडिया पे बना रहता है। कुछ ना कुछ आइडिया पे बना रहता है एक नेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, इंडिया की बात करूं, इसराइल की बात करूं, रशिया की बात करूं, और यूएसए। मेरे को ये बताओ, क्या पाकिस्तान के पास बॉर्डर है क्या गाइस? रेज योर हैंड अगर है तो। पाकिस्तान के पास बॉर्डर है? रेज योर हैंड। ओके, ठीक है। पाकिस्तान के पास बॉर्डर है। सो इज विथ इंडिया, इसराइल, रशिया और यूएसए। चलो बताओ, गवर्नमेंट भी है इनके पास। पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के भी, इसराइल के भी, रशिया के, यूएसए के भी। कानून भी है, लॉज सबके पास। ठीक है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है। अब ये तो ऐसी चीज है कि जो है। लेकिन एक बात बताओ, अब मैं तुमको जो नाम दे रहा हूँ, रेज योर हैंड, मेरे को बताओ, इस कंट्री का मेन ये कौन सी कंट्री है? इस्लाम। रेज योर हैंड। इस्लाम कौन सी कंट्री? या मधुरा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। ओके, ठीक है। ये इस्लाम पाकिस्तान में डाल रहा हूँ मैं। ओके। इंडिया। अच्छा, इंडिया छोड़ो। ज्यूस बोलूंगा तो ज्यूस, ज्यूस। रेज योर हैंड। ज्यूस किस में आएंगे? ज्यूस, ज्यूस, या इकरा? इजराइल। इसराइल। ठीक है। अगर मैं कम्युनिस्ट बोलूंगा तो किस में आएगा गाइस? कम्युनिस्ट, या कम्युनिज्म, या शलाका? रशिया। ओके, रशिया। और अगर मैं प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी बोलूंगा तो किस में आएगा? या इकरा? यूएस। यूएस। ठीक है। यूएस में प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। अगर मैं बोल रहा हूँ सोवरिन सोशलिस्ट कैपिटल, सोवरिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो किस में आएगा गाइस? यस मधुरा? इंडिया में। इंडिया। सोवरिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है।
ये तुम कैसे पहचान पाए कि कौन सा देश क्या है, क्योंकि ये वो देश के एसेंशियल आइडिया है जिस बेसिस पे ये देश बना है। तो तुम सब बदल सकते हो, लॉ बदल सकते हो, सारी चीजें, लेकिन एसेंशियल आइडिया नहीं बदल सकते हो। दिस कैनॉट बी चेंज्ड। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? रेज योर हैंड्स। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना, सोवरिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक की जगह डिक्टेटर कर सकता हूँ क्या मैं? अगर मेरे को मान लो आर्टिकल 368 में पावर है ना, आर्टिकल 368 में पावर है, मैंने बोला सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर, डी स्टैंड्स फॉर डिक्टेटर, ये कर सकता हूँ क्या? इज दिस अलाउड गाइस? रेज योर हैंड्स। क्या मधुरा? No, we cannot do. नो वी कैन नॉट, बिकॉज डी डजंट स्टैंड फॉर डिक्टेटर, डी इज डेमोक्रेटिक। ये एक एसेंशियल आइडिया है। मैं डी से डिक्टेटर नहीं कर पाऊंगा, दिस इज माय एसेंशियल आइडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सब पावर दिया हुआ है। आपको दिया आर्टिकल 368 को यूज करके लॉ बदलो, बदल दिया, टैक्स बदलो, बदल दिया, ठीक है। लेकिन ये एसेंशियल आइडिया है, इसको नहीं बदल सकते। और यही आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जो लिमिट कर रहा है आर्टिकल 368 को, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कोई फिक्स्ड आइडिया नहीं है, ठीक है। सब बदल सकते हो, लेकिन लिविंग दिस डू वॉट एवर। केशवानंद भारती में ये बोला, और ये भी बोला कि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब हम कोई फिक्स लिस्ट नहीं दे रहे हैं। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये इवॉल्विंग आइडिया है। टाइम टू टाइम हम इसमें नवी नवी चीजें ऐड करते जाएंगे, जैसा केस बाय केस बेसिस पे आएगा, हम इसको केस बाय केस बेसिस पे टाइम टू टाइम ऐड करते जाएंगे। हाँ, इसमें ये बोला है कि इंक्लूसिव ऑफ दिस बट नॉट लिमिटेड टू, एग्जॉस्टिव नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट आज बता रही है वो सारी चीज है इसमें, इंक्लूसिव ऑफ द आइडियाज जो आज सुप्रीम कोर्ट बता रही है, मतलब उस केस में केशवानंदी, बट नॉट लिमिटेड टू। कि ये मत समझना कि बस इतना ही है, इसमें टाइम टू टाइम और ऐड होंगे। अब आगे ये बताना कि वॉयलेट हो रहा है कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये कोर्ट का काम है। वेदर वॉयलेटेड और नॉट, ये कौन बताएगा? कोर्ट बताएगा, यानी जज बताएंगे, ठीक है। क्या ये समझ में आया? केशवानंदा भारती केस इज क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? चलो बहुत बढ़िया। सर, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हाँ, सेम है ना, जो आपने लिखा है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल दीज बट नॉट लिमिटेड टू, एंड ये जो दूसरा इवॉल्विंग आइडिया केस बाय केस, ये दोनों पॉइंट मतलब सेम ही है ना? नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, उससे कनेक्ट कर सकते हो तुम उसको कि ये इवॉल्विंग आइडिया है, ये टाइम टू टाइम वो होगा, करेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये क्लियर है? कोई डाउट है तो रेज योर हैंड्स एक बार। क्या प्रीति? नो डाउट सर। Okay, ठीक है। अभी मैं इतने के साथ ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ तुमको, क्योंकि मेरे को चाहिए तुम पहले थोड़ा यहाँ तक का कोप कर लो। इनफैक्ट थोड़ा सा और कर लेते हैं मैं, क्योंकि कनेक्टिविटी पे है ना। देखो, तुमको पता है कि इमरजेंसी लगी थी 25 जुलाई अगस्त जून 1975 से, और इट वाज टिल 21 मार्च 1977। ये पूरा टाइम देश में इमरजेंसी थी। इसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको आप बोलते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1976। इनफैक्ट इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जो तुमको मैंने अभी दिखाया था ना कि हाँ ये सारी चीजें करी गई है आर्टिकल 368 में, वो यहाँ पे है। आर्टिकल 368 4 और 5 वो इधर पे लिख दिया गया था, और इसी में धमकी देके उन्होंने क्लियर लिख दिया था कि नो अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इंडिया का। क्यों पता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए थे इमरजेंसी में, इसलिए। और 368 4 और 5 डाल के बेसिकली
वापस से बेसिक स्ट्रक्चर को घूमने की कोशिश करी गई थी। जो केशवानंद भारती का वर्डिक्ट था उसको घुमाने की कोशिश करी गई, लेकिन थैंक्स टू अ लॉयर एट दैट टाइम जिनका नाम था नानी फाल्कीवाला, ग्रेट लॉयर नानी फाल्कीवाला जैसा लॉयर इंडिया में या कोई भी वर्ल्ड में वंस इन अ लाइफ टाइम आता है। नानी फाल्कीवाला सेड वी विल सी। और नानी फाल्कीवाला ने चैलेंज कर दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को एक केस में जिसको आप बोलते हो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। नानी फाल्कीवाला ने बोला कि सर इन्होंने गलत किया है, इन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने तो खुद केशवानंदा भारती केस में बोला कि जुडिशियल रिव्यू खुद पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो ये कैसे उसके खिलाफ जारी है? तो प्लीज मेक दिस नल एंड वॉइड। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 5 को इस केस में नल और वॉइड कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे जो जज थे हमारे, ये जो रिसेंट के जज थे उनके दादा थे, चाचा या दादा सॉर्ट ऑफ, चंद्रचूड वाईवी, उन्होंने बोला एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली इस केस में ये बोला था कि हमने तो केशवानंदा भारती में ही बोला ना तुमको कि जुडिशियल रिव्यू खुद पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू खुद पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, तो तुम कैसे लिमिट कर रही हो ये आर्टिकल करके कि नो अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज। इसीलिए इन्होंने बोल दिया कि ये जो अमेंडमेंट है ये गलत है, इसको नल और वॉइड करो। 368 क्लॉज 4 और 5 इज नल और वॉइड मिनर्वा मिल्स केस में। इस केस को कभी कभी बोला जाता है ये इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बढ़ रहा है लिस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, नानी फाल्की वाला, ग्रेट नानी फाल्की वाला, इनके वजह से। इनफैक्ट नानी फाल्की वाला ने ये बोला, मान लो कि मैं ओनर हूँ घर का और मैं अपने नौकर को घर देके जा रहा हूँ कि भाई तू ध्यान रखना, कि टेक केयर, मैं आता हूँ। एक बात बताओ, क्या मेरा नौकर जो पावर मैंने उसको दिया है खुद को मालिक समझ के मेरे को घर से निकाल सकता है फिर? रेज योर हैंड्स। मैंने अपने नौकर को पावर दिया है कि मेरे को तुम ध्यान देना। यस मधुरा? No, he cannot do that. नो, नो, करेक्ट। नानी फाल्की वाला ने वही कंटेंट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि चेंज कर सकते हो, आपको जो भी अमेंडिंग पावर देने हैं अमेंड कर सकते हो। अब पार्लियामेंट खुद वो पावर को यूज करके, जैसे इस केस में ओनर को बाहर नहीं निकाल सकता, क्या पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर कब्जा कर सकता है? नो सर। नानी फाल्की वाला सेड दिस कि ये अमेंडिंग पावर लिमिटेड है सर, क्योंकि संविधान ने इनको पावर दिया हुआ है और पावर को यूज करके ये हाईजैक नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पार्लियामेंट के पास कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है। इस बेसिस पे इन्होंने ये वाला केस जीता था, मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ तक मेरे साथ हो? इज इट क्लियर टिल हियर? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। सर मुझे एक माइनर डाउट है, जो इन्होंने इंदिरा गांधी ने ऊपर कहा था ना कि दैट इट कैन बी चैलेंज्ड, वो मुझे एग्जैक्टली क्लिक नहीं हुआ कि क्या वो कहना चाहती थी वहां पे। ये कह रही थी कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करेगा तुम उसको कोर्ट में लेके जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये अब हाँ ये चीज तो ठीक है, इस पूरे चीज में, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, अब बहुत एक छोटा सा पोर्शन रह गया, पहले आप लोग ये सब कर लेना, फिर उसके बाद 9 शेड्यूल वाली चीज रह गई, वो हम कल परसों के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? रेज योर हैंड्स एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपको थोड़े टाइम में भेजता हूँ वो सॉल्व करने